हेलो साथियों, शुरुआत करते हैं हम हमारे आज की क्लास की। और आज की क्लास की शुरुआत हम जो 23वां राष्ट्रमंडल चल रहा है उसके स्लोगन से ही करेंगे कि हर पल को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जीना चाहिए। बिल्कुल सही है। व्यक्ति अपने पल पल का जो इतना महत्वपूर्ण समय है उस समय को यूं ही व्यर्थ बर्बाद कर देता है, अपने पुराने बीते हुए कल में और आने वाले कल में ही खोया रहता है। अगर व्यक्ति अपना संपूर्ण समय, अपनी संपूर्ण ऊर्जा और अपना संपूर्ण उत्साह अपने वर्तमान में लगाता है तो उस वर्तमान के उत्साह से व्यक्ति का जो बीता हुआ कल है और व्यक्ति का जो आने वाला कल है दोनों ही सफल होता है। क्योंकि सफलता हमेशा वर्तमान में है। ना आपने बीता हुआ कल आप वापस ला सकते हो और ना ही आप जो आने वाला कल है उसे देख सकते हो। तो इसी लाइन से बहुत ही अच्छा मैसेज व्यक्ति के लिए है कि आप अपने वर्तमान में ही, प्रेजेंट में ही इतनी अच्छी तैयारी से और इतना अच्छा जीवन जिएं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें उपस्थित रहें। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा फोकस उस समय 1 या 2 घंटे का आपका एक राउंड होता है पढ़ने का, तो पूरा फोकस आप उसी में लगा दें। अगर आप खेल खेल रहे हैं तो आपका जो 1 घंटा 1.5 घंटे का खेल है आप पूरा फोकस उसमें लगाएं। या आप घर में कोई काम कर रहे हैं, हम स्त्रियां जब घर में काम करती हैं, महिलाएं खाना बनाती हैं तो हमारा पूरा फोकस उस खाने में होता है, तो वो खाना अपने आप ही स्वादिष्ट बनता है। तो उसकी स्वादिष्टता का जो राज है वो हमने पूरा हमारा ध्यान उसी में लगाया। वैसे ही अगर पुरुष या बच्चे अपने अपने क्षेत्र में अपना पूरा फोकस किसी भी जो उनका कार्य है उसमें लगाते हैं तो वो अपने आप ही सफल होता है काम। तो यहाँ से हमें एक ही सीख मिलती है इस क्लास से कि अपनी जो ऊर्जा है, अपना जो उत्साह है वो अपने जीवन के हर पल में लगाओ और जीने में और आनंद के साथ जियो, ना कि दुख और परेशानी के साथ जियो। क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। तो इसी के साथ हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है उसकी शुरुआत 23 जुलाई 2026 को हुई और आज उसका समापन है 2 अगस्त को 2026 को। ये जो पूरा खेल है ये 11 दिन इसकी अवधि रही, 11 दिन तक ये चला और 11 दिन तक ये खेल राष्ट्रमंडल खेल चला है। और मेज़बान शहर जो था ग्लासगो था, स्कॉटलैंड का। यहाँ पर भारत का जो प्रदर्शन रहा वो चौथे स्थान पर रहा और सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार इस खेल में बॉक्सिंग का रहा। जो हमारे बॉक्सिंग चैंपियन से उन्होंने कुल 10 पदक जीते। उन 10 पदक में से भी 7 जो हैं स्वर्ण जीता है। इसीलिए शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सूचना पहले ही मिल चुकी थी या आभास हो गया था उन्हें कि इस बार भारत राष्ट्रमंडल में अच्छा स्वर्ण हासिल करेगा। तो उन्होंने सबसे अपील की थी कि स्वर्ण ना खरीदा जाए। इस तरह की कामना हम करते हैं। स्लोगन में अच्छा प्रदर्शन, शीर्ष पर जो देश रहे हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है, द्वितीय पर इंग्लैंड है, तृतीय पर कनाडा है और चतुर्थ स्थान पर जो है हमारा भारत रहा है। वहीं राष्ट्रमंडल ध्वज जो है इस बार भारत को सौंपा गया है। भारत के नीरज चोपड़ा और पीटी उषा ने इस ध्वज को ग्रहण किया है। कुल पदक जो थे भारत ने जीते हैं 39 कुल पदक जीते हैं। उन 39 पदक में से 13 पदक स्वर्ण हैं, गोल्ड जीता है, 17 पदक रजत के हैं और 9 पदक कांस्य के हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग पदक जीते गए। बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। साथ ही 2030 जैसे ही ध्वज दिया गया है और ध्वज देने के साथ ही 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत करेगा वो अहमदाबाद में, इसकी औपचारिक घोषणा भी की गई है वो तैयारी करने के लिए। तो ये हमने वर्तमान की बात करी कि किस तरीके से कब शुरू हुआ, कब खेल ख़त्म हुए, भारत का प्रदर्शन क्या रहा,
कौन से स्थान पर भारत रहा। इसी तरीके से हम चलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास क्या है। यहाँ हमने शुरुआत, वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में देखा। आरपीएससी का ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकती, तो हमें अब इसका थोड़ा सा इतिहास देखते हैं कि इन खेलों की शुरुआत हुई कब। तो इन खेलों की शुरुआत 1930 में मानी जाती है। ठीक है, 1930 में पहली बार ये खेल शुरू हुए और 16 अगस्त 1930 को कनाडा में ये खेल खेले गए, शहर हैमिल्टन में। ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था पहले इन्हें, और पहले संस्करण से ही खेलों में उद्घाटन और समापन समारोह की शुरुआत हुई है। तो ये जो समापन और उद्घाटन दोनों ही शुरुआत है, ये पहले दिन से ही, पहला जो खेल शुरू हुआ तब से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद से धीरे धीरे 1954 में पहली बार टीवी पर प्रसारण हुआ। जैसे व्यक्ति ने अपना विकास किया है, आदि मानव से एआई का युग आ चुका है, उसी प्रकार से कॉमनवेल्थ गेम्स ने भी अपना विकास किया है। पहले इन्होंने शुरुआत ब्रिटिश एम्पायर गेम से की, उसके बाद टीवी पर इनका प्रसारण हुआ। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर, एलईडी, हवा शो, है ना, कलाकार मूव करने वाला, इस तरीके की भी प्रस्तुतियाँ इसमें दी गई। 1982 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रदर्शन किया गया और सबसे भव्य और इतिहास का सबसे महंगा समारोह 2010 में भारत में हुआ। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पहले ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में 2010 में हुआ और सबसे महंगा भव्य समारोह दिल्ली में 2010 में किया गया। करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए, 7,000 कलाकारों ने शिरकत की। हवा में तैरता गुब्बारा जो है भारत के राष्ट्रमंडल खेलों का आकर्षण का केंद्र रहा था। वहीं 2014 में ग्लासगो में ये राष्ट्रमंडल खेल हुए और इस बार 2026 में फिर 12 साल बाद 2026 में 12 साल बाद फिर से ग्लासगो ने इसकी मेज़बानी की है और पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का उद्घाटन समारोह एक इंडोर एरेना में किया गया है। कम संसाधनों के कारण भव्य आयोजन से अलग एक नया और अधिक स्थानीय सांस्कृतिक आधुनिक अंदाज अपनाया गया है। यहाँ हमने इसके इतिहास के बारे में जाना और अब थोड़ा सा रोचक तथ्य जान लें कि जो पहला ही पॉइंट हमने देखा कि समापन और उद्घाटन, इन दोनों में क्या उद्देश्य होते हैं, दोनों के अलग अलग उद्देश्य यहाँ दे रखे हैं कि जब उद्घाटन हो रहा है तो उद्घाटन के समय अंतिम बैटन लेकर आने वाला धावक राजा का संदेश पढ़े जाने के लिए मंच तक पहुँचता है। सभी देशों के खिलाड़ी अपने अपने देशों की परंपराओं और अपने अपने जो तिरंगा झंडा है उनको लेकर वहाँ उपस्थित होते हैं। और तीसरा, मेजबानी में जो भी उस देश का, जिस देश में ये खेल हो रहा है, उस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष और या राजा रानी जो भी हैं, उनके प्रतिनिधि खेलों का उद्घाटन करते हैं। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों और देशों का स्वागत करना होता है। कॉमनवेल्थ का झंडा फहराया जाता है और खिलाड़ी, कोच व अधिकारी खेल भावना बनाए रखने की शपथ लेते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, शपथ किसकी ले रहे हैं? खेल की भावनाओं को बनाए रखने की शपथ ले रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं समापन की। समापन में क्या है? हमने समापन के बारे में देखा। खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा कॉमनवेल्थ फेडरेशन फ्लैग हेड ओवर होता है, जिसमें वर्तमान मेजबान अगली मेजबान करने वाले शहर को ध्वज सौंपता है। तो इस बार जो है ग्लासगो ने भारत को ये मेजबानी सौंपी है, जो 1930 में भारत मेजबानी करेगा। सेकंड, उद्देश्य खिलाड़ी, आयोजक और स्वयंसेवकों को धन्यवाद देना होता है। मेजबान देश उपलब्धियों का जश्न मनाता है। तीसरी, जब हम वहाँ से आ रहे हैं कहीं से भी, तो वहाँ एकता और दोस्ती का संदेश देते हुए दिखाई देते हैं। माहौल खुशी वाला, गर्व वाला, भावना और विदाई का होता है। समापन में सभी खिलाड़ी एक साथ खुशी मनाते हैं। तो ये कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं उसकी शुरुआत कैसे, कब, कहाँ, किस तरीके से इसने आधुनिकता में आए और क्या क्या
इनके समापन और उद्घाटन में पॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ी हमने डिटेल में बात की है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें भारत का क्या प्रदर्शन रहा, क्या इसका स्लोगन रहा, कौन से देश में हुआ, कितने भारत ने मेडल जीते, स्वर्ण कितना जीता, रजत कितना जीता और कांस्य कितना जीता, ये हमने सारा डिटेल में देख लिया है। वहीं हम बात करते हैं बेटियों ने ग्लास्गो में लूटा सोना। हमने इसीलिए सोने वाली बात करी थी। यहाँ पर 10 में से 7 ने गोल्ड जीता है, 7 में से भी 5 बालिकाओं ने गोल्ड जीता है। यहाँ महिलाओं की भूमिका, बेटियों की भूमिका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका, बेटियों का। वहीं अरुंधति, प्रिया, साक्षी, प्रीति, जैस्मिन कॉमनवेल्थ गेम जीते गोल्ड तीनों ने। यहाँ अरुंधति का जो संपर्क राजस्थान से संबंध है, आपको यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी डिटेल जानना ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इनसे संबंधित डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इनके बारे में पूरा ही अध्ययन करना है कि इन्होंने कौन से वर्ग में भाग लिया। तो 70 क्रीड़ा वर्ग में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने 5.0 से हराया। अंतिम राउंड की शुरुआत में 30 सेकंड में रेफरी ने दोनों मुक्केबाजों को रफ्तार बढ़ाने के लिए कहा था। इस तरीके की पूरी चर्चा होती है। जब हम खुद देखते हैं तो और भी मज़ेदार ये गेम लगते हैं। वहीं पुरुष जो हैं सचिन और अंकुश, इन दोनों ने भारत को गोल्ड दिलाया है। तो आपको ये सातों ही नाम याद रखने हैं। इनके नाम याद रखने से थोड़ा डिटेल में आप क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट, हम हर एक न्यूज़ में कुछ ना कुछ हमें मोटिवेशन लाइन मिलती है। वहीं आज का हमारा मोटिवेशन जो है सोमन राणा है। ये अपना एक पैर खो चुके हैं 2006 में, और ये सिपाही भी थे। फिर भी इन्होंने पैरा एथलेटिक्स शूट पुट में गोल्ड जीता है। व्यक्ति को हमेशा अपने हौसलों को ऊंचा रखना चाहिए, कभी भी परिस्थितियों के आगे नहीं झुकना चाहिए, और वही सोमन राणा ने भी किया और अपनी हिम्मत और मेहनत से भारत को गोल्ड दिलाया है इन्होंने भी। वहीं बांस के भाले से शुरुआत, यशवीर ने कॉमनवेल्थ में लहराया तिरंगा और राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का बढ़ाया मान। सवाई मानसिंह स्टेडियम में इन्होंने अभ्यास किया और भाला फेंक में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। बैक जाने के चक्कर में फिर न्यूज़ नेक्स्ट हमारी, आर्थिक तंगी से टूटी कॉलर बोन, हर्ष ने नहीं मानी हार। मतलब हर एक जो खिलाड़ी है वो कहीं ना कहीं अपने शारीरिक रूप से और आर्थिक मानसिक रूप से टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी इन सारी परिस्थितियों का हवाला इन्होंने नहीं दिया और अपनी मेहनत आगे से आगे जारी रखी। और इसी मेहनत और इसी तपन से आज इन्होंने, किसी ने कांस्य जीता है, किसी ने स्वर्ण जीता है, किसी ने रजत जीता है, लेकिन भारत का नाम रोशन किया ही है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि दिल्ली के ये रहने वाले स्थित हैं और गज के घर में 23 वर्षीय हैं खिलाड़ी, और इन्होंने इनकी चोट लगने के बावजूद भी राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पुरुष में 60 किग्रा जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, कहते हैं ना कि अंतिम चाबी जो है उससे भी ताला खुल जाता है, तो व्यक्ति को अपने प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। वही बात जो है आज यहाँ कॉमनवेल्थ में कांस्य जीतकर यशवीर ने साबित की है। इन्होंने 5 थ्रो जब किए तब तक ये पीछे रहे, लेकिन हार नहीं मानी, और छठा थ्रो जब इन्होंने किया तो छठे थ्रो के साथ ही इन्होंने इतिहास बदला और कांस्य पदक इन्होंने प्राप्त किया। ये भी राजस्थान के जयपुर से संबंधित हैं, तो आपको इन्हें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो यहाँ डिटेल में आपको इनके बारे में पढ़ना है। रेलवे में इन्होंने नौकरी भी की है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ हमारी, डेकाथलॉन में
पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यहाँ पर पहले नाम आ रहा है, इसलिए फोकस आपको यहाँ देना है कि पहला भारतीय बना तेजस्वी। इन्होंने, इनसे तो बहुत ज़्यादा हम अच्छी मतलब शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति, अभी तक जो बात हो रही थी वो उनके भविष्य पास्ट से रिलेटेड थी कि पास्ट में उनके साथ ये हुआ, लेकिन जब ये उस मैदान में स्थित थे और वहीं इनके घुटने में कोई चोट लगने के कारण पुरानी चोट जो है वो वापस एक्टिव हो गई ना, वापस वो उसमें दर्द उभर गया और वहीं बैठे बैठे इनमें इतना दर्द महसूस उन्होंने किया है और इनकी जो सफलता इन्हें एक बुरे सपने में बदलती नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हिम्मत अपनी नहीं खोई और धैर्य बनाए रखा और इसी धैर्य के साथ इन्होंने कांस्य जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इसी के साथ हमारी खेल न्यूज़ जो है वो यहाँ पर समाप्त होती हैं और नेक्स्ट हम इंटरनेशनल, ये न्यूज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। वह जहाँ हमने ग्लासगो में अच्छी न्यूज़ें पढ़ी हैं, वहीं हमारे लिए ये ख़राब न्यूज़ है कि हिम संकलन के कारण पर्वतारोही निर्मल पुरजा की ब्रांड पीक पर मौत हो चुकी है। ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। विश्व की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था और नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही निर्मल निम्सदाई पुरजा हिम संकलन की चपेट में आने से इनकी मौत हो चुकी है। वही नेक्स्ट न्यूज़ है इंटरनेशनल कि आंध्र प्रदेश का जो विजयनगरम में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, उस उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री को वहाँ वीणा ना, ये वीणा देख रहे हो आप, वीणा भेंट की गई है। यहाँ ये न्यूज़ लेने का अर्थ ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब वहाँ प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो उन्हें क्या गिफ्ट में दिया गया ना। तो यहाँ याद रखना है आपको कि विजयनगरम हवाई अड्डे के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक वीणा भेंट दी गई है। नेक्स्ट, रक्षा क्षमताओं में आमूलचूल परिवर्तन में डोभाल की अहम भूमिका। डोभाल जो हैं पीएम प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ भी कहे जाते हैं कि रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं ये अजीत डोभाल। कल जो हम बात कर रहे थे, वैसे वो मैं जो शब्द बोल रही थी वो ठीक सही था, लेकिन मैं कंफ्यूज थी, इस कारण वहाँ रुक गई थी। तो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की ही बात हम कल कर रहे थे, जिसकी जब गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया 1 अगस्त 1920 को, तो लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के कारण ही फिर उन्होंने ट्रस्ट का निर्माण किया वहीं। तो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा ही दिया जाने वाला जो तिलक पुरस्कार है वो इस बार किसे दिया गया है? डोभाल को दिया गया है, अजीत डोभाल को। और कौन सी पुण्यतिथि पर? बाल गंगाधर की 106वीं पुण्यतिथि पर ये पुरस्कार अजीत डोभाल को दिया गया है। और इस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो अमित शाह मुख्य अतिथि थे इस समारोह के। ये दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो 106वीं बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि, अमित शाह मुख्य अतिथि। किसे पुरस्कार दिया गया है? अजीत डोभाल को दिया गया है। कौन सा? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से हिस्ट्री का भी क्वेश्चन निकल जाता है और करंट का क्वेश्चन भी निकलता है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, महिलाओं का वर्तमान और भविष्य सुरक्षित करेगी लक्ष्मी योजना। अब जो ये लक्ष्मी योजना है, ये लक्ष्मी योजना केंद्र से संबंधित है और केंद्र में दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने इस पोर्टल का उद्घाटन किया है। इसके माध्यम से महिलाओं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनेगी। अब यहाँ पर न्यूज़ में दे रखा है कि किन किन को इसका लाभ मिलेगा और किन किन को इनका लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में लक्ष्मी योजना इसी कड़ी में मील का पत्थर साबित होगी। इसके तहत महिलाओं को हर माह सहायता दी जाएगी और भविष्य भी सुरक्षित किया जाएगा। ये योजना 2026 बजट में 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने शनिवार को
गीता कॉलोनी में स्थित दिल्ली के डीएम कार्यालय में लक्ष्मी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब इसमें क्या विशेषता है कि इस योजना के माध्यम से आरडी में जमा होने के साथ डिजिटल वॉलेट में भी मिलेंगे रुपए। सीएम ने कहा कि योजना को पारंपरिक नगद सहायता से अलग डिजाइन किया गया है। इसमें 2 विकल्प होंगे। पहले विकल्प में 1,000 रुपये प्रति माह डिजिटल वॉलेट में दिए जाएंगे, जिससे वे दैनिक ज़रूरतें पूरी कर सकें। वहीं 1,500 रुपये जो है एफडी या आरडी के माध्यम से उनके खाते में जमा होंगे, जो पूरी राशि बचत के रूप में जमा कराई जा सकेगी। यह भी भविष्य में काम आ सकेगी। तो ये बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। इस योजना से महिलाओं का फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों ही सुरक्षित किया जाएगा। वहीं नेक्स्ट चलते, बंगाल में देश की पहली पूरी डिजिटल जनगणना शुरू हो चुकी है। जनगणना तो वैसे चल ही रही है, लेकिन पूरी तरीके से डिजिटल, ये शब्द जो है आपको ध्यान रखना है, पूरा। नेक्स्ट, वैश्विक मंच की नई लीडर बनकर उभरी है अनुष्का। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम IVLP के लिए इस साल जयपुर की 27 वर्षीय अनुष्का गुप्ता का चयन किया गया है। इसी IVLP में हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों का भी चयन किया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी और इंदिरा गांधी जैसे प्रतिष्ठित नाम भी शामिल हैं। अब भारत का नाम अनुष्का जो है ये अमेरिका में रोशन करेंगे। इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी फेलोशिप की, और अमेरिका के विदेश मंत्रालय में 1940 से IVLP संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत और मालदीव के बीच UPI से डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ है। वहीं भारत और मालदीव ने डिजिटल भुगतान को लेकर नई पहल की है। मालदीव का फवारा भुगतान तंत्र, ये ध्यान रखना है, अब भारत के UPI से जुड़ गया है। तो भारत के UPI से क्या जुड़ा है? फवारा भुगतान तंत्र। इससे मालदीव के नागरिक अपने मोबाइल ऐप से भारत के बैंक खातों में तुरंत पैसा भेज सकेंगे। यह सुविधा फिलहाल बैंक ऑफ मालदीव व मालदीव इस्लामिक बैंक के साथ शुरू की गई है। वहीं एक न्यूज़ और है कि वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के 54वें महानिदेशक का पद संभाल किया है। उन्होंने असित साहा का स्थान लिया है। वे 176 साल के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। इसलिए ये न्यूज़ मैंने यहाँ ली है। आपको ध्यान रखना है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 54वें महानिदेशक पद के ऊपर 176 साल बाद किसी महिला ने इस पद को धारण किया है। वर्षा अगलावे एक अनुभवी जीवाश्म वैज्ञानिक पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं। ये नागरिकता की पुष्टि के बाद ही वापस भेज सकते हैं विदेशी नागरिक को। यहाँ पर जो असम में विदेशी घोषित नागरिक निर्वासन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई नागरिक असम में आया हुआ है देश में, तो उसे वापस उसके देश जाने के लिए पहले उस देश से भी उसकी नागरिकता की पुष्टि होनी चाहिए। वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें उसे उसके नाम का आधार पूरी तरीके से वेरीफाई किया गया हो, और अगर वो भारत में भी आया है तो उसके आने की यात्रा का दस्तावेज, वैध पासपोर्ट वगैरह सब उसके पास रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा उसे दिया गया हो या उसके लिए बताया गया हो। इस तरीके से सत्यापन किया गया जरूरी है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है, नाटो की नई योजना से नाराज उत्तर कोरिया, बोला यह युद्ध की तैयारी। अब पूरे विश्व में अलग अलग तरीके के युद्ध देखने को मिल रहे हैं। कहीं ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध चल रहा है, उसमें अलग अलग देश जो हैं सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें अब नाटो और उत्तर कोरिया भी अपने अपने अंदाज से अलग तरीके से इसमें कुछ न कुछ बातें सामने ला रहे हैं। जैसे नाटो सेकेंड वर्ल्ड वार में, है ना, नाटो जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में
इसका गठन किया गया था और ये एक सैनिक संगठन है। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए तो सोवियत संघ ने वारसा का गठन किया था। सामूहिक सुरक्षा इसका उद्देश्य है और सदस्य देशों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पर इनका ये उद्देश्य था कि अगर ये नाटो देश के जो सदस्य हैं 12 देशों से मिलकर ये बना था, किसी भी देश पर, एक देश पर अगर हमला होता है तो वो पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा और उसकी सुरक्षा की जाएगी। ये इनका उद्देश्य था और ये अभी तक संगठन बना हुआ है। ये संगठन शीत युद्ध के समय बने सैन्य ईंधन पाइपलाइन और ईंधन भंडारण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने की योजना को मंजूरी दी है। संगठन का कहना है कि इससे जरूरत पड़ने पर सदस्य देशों की सेनाओं तक ईंधन तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसियों के CNN ने आरोप लगाए हैं कि यह कदम नाटो को पहले से अधिक आक्रामक सैन्य गठबंधन में बदलने का संकेत है। अब यहाँ जैसे ही सैनिक हलचल होती है, सैनिक ईंधन के बारे में या पाइपलाइन या भंडारण किसी भी तरीके से कोई भी हलचल हो रही है तो पड़ोसी देश या जो दूसरे देश से संबंधित देश है जो सहायता कर रहा है उसमें भी हलचल स्वाभाविक है कि कहीं कोई अलग प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये अभी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा कल बताया था कि आप अगर कोई रिटन एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस तरीके की जो वैश्विक मंच पर फेरबदल हुआ है तो किस देश पर कितना प्रभाव पड़ रहा है इसका। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका का वर्चस्व सामने निकल कर आया, सोवियत संघ भी आया, लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका की हेजेमनी है ना, अमेरिका का प्रभुत्व वो निकल कर आया था। अमेरिका ने पूरे देश पर है ना वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत साबित की। अब जो अलग अलग युद्ध हो रहे हैं, पहले खाड़ी युद्ध, अब यहाँ पर हम 1900 अगर डिटेल में बात करते हैं तो 1991 से 91 खाड़ी युद्ध हुआ है। उसने अमेरिका ने अपनी पूरी शक्ति उसमें दिखाई है। उसके बाद 2001 का युद्ध है, 2003 का युद्ध है, अलग अलग बहुत सारे इस तरीके के अभियान भी इन्होंने किए, युद्ध भी किया। अमेरिका ने पूरे वैश्विक स्तर पर अपना वर्चस्व स्थापित किया है। लेकिन अब जो अमेरिका के सामने और साथ में जैसे ईरान का युद्ध है, वियतनाम, इजराइल, इस तरीके की जो घटनाएं सामने देखने को आ रही हैं, तो क्या इन घटनाओं से अमेरिका की शक्ति पर असर पड़ेगा? क्या उसका वर्चस्व कमज़ोर होगा? इस तरीके की कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ये न्यूज़ अगर आप पढ़ रहे हो, इनको डिटेल में पढ़ते हो तो आपके पास लिखने के लिए बहुत अच्छे अच्छे, कहते हैं ना कि श्रृंगार करते हैं तो अलंकार हम देख रहे हैं तो उपमा अलंकार हैं, क्यों लगाए जाते हैं कि उनको लगाने से बहुत अच्छी उसकी सुंदरता में निखार आएगा ना, शब्दों में वर्णन करने में, या हम कुछ अच्छा सजावट करते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही आपकी आंसर राइटिंग है, जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो जिन शब्दों से और जिन फैक्ट से और जिस समझ से उस आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप देते हो तो वो जो एग्जामिनर है वो संतुष्ट होता है। लेकिन अगर वही रटन पद्धति से आप एक बुक उठा रहे हो और रट रहे हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, अमेरिका ये हुआ, नाटो बनाया, वारसा बनाया, इस तरीके से, तो फिर वो तो फैक्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन हुई। एग्जामिनर इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, एग्जामिनर आपको एक ऑफिसर के रूप में देख रहा है, तो आपको आंसर भी उसी तरीके से देना है। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम यहाँ ख़राब नहीं करेंगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये न्यूज़ भी अभी इतना कोई डिटेल में इसमें है नहीं, लेकिन कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित हैं जिनसे हमारी जज की नियुक्ति की जाती है। अलग अलग वरिष्ठ जज इसमें होते हैं, सर्वोच्च जज होते हैं और 4 अलग जज होंगे। इस तरीके से इनका एक कॉलेजियम बनता है और उस कॉलेजियम के माध्यम से ही आंतरिक रूप से जजों की नियुक्ति होती है। तो इस पर फिर से एक बार सवाल उठाया गया है और उन्हीं के जस्टिस उज्ज्वल भुइया ने इस पर सवाल उठाया है। नेक्स्ट, आतंकवाद से संबंधित भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं। तो जो पहलगाम की तरह अभी कुलगाम और अनंतगाम में हमला हुआ है उसमें लतीफ़ भट्ट संबंधित हैं। तो आपको एक ये नाम याद रखना है कि किससे संबंधित हैं, कि लतीफ़ भट्ट।
वहीं अब राजस्थान की न्यूज़ देखते हैं। राजस्थान हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नंबर 1 पे इसमें अखबार में न्यूज़ छप रही हैं। तो आज की जो नंबर 1 न्यूज़ है वो है अंगदान का संकल्प दिलाने में राजस्थान देश में नंबर 1 स्थिति पर है। नेक्स्ट है खरीफ का डिजिटल सर्वे शुरू, पहली बार एआई करेगा फसल फोटो और डेटा की जांच, 25% गिरदावरी किसान खुद करेंगे। यहाँ पर आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड हो, किसी भी सीएटी, बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सामने आएंगे। उन एग्ज़ाम में संबंधित ये जो क्वेश्चन है, ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ की जो हेडलाइन है यहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। किस तरीके से देखिए, यहाँ 48 जिलों की है ना 424 ऑनलाइन तहसीलों और 5456 राजस्व गांवों में एक साथ सर्वे हो रहा है। तो यहाँ पर इनकी जो संख्या है उन संख्याओं में फेरबदल हो सकता है। तो पहले तो आपको इनकी संख्या याद करनी है कि पूरे जितने ज़िले हैं उन पे हो रहा है, जिलों की कितनी तहसीलें वहाँ हो रहा है, तहसील में कितने गांव हैं वहाँ हो रहा है। उसके बाद कौन सी फसल का हो रहा है, तो यहाँ पर खरीफ की फसल का हो रहा है, ना कि रबी की फसल का। आपको रबी की फसल और खरीफ की फसल में ध्यान रखना है कि खरीफ की फसल हो रहा है। और पहली बार एआई कर रहा है फ़ोटो की और डेटा की जांच, और 25% गिरदावरी किसान खुद करेंगे। यहाँ पर 25% से हो सकता है कि 50% कर दे। तो इस तरीके की न्यूज़ में जो मैं हेडलाइन आपको बता रही हूँ, हो सकता है आपको अभी याद हो सकती हैं। ठीक है, इतना डिटेल में अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, हेडलाइन से ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसी के साथ बीकानेर सुधरेगा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 सीमावर्ती जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे। अब 5 सीमावर्ती जिले, यहाँ भी आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि बीकानेर, आप जैसे ही सीमावर्ती जिले देखोगे तो वहाँ पर जोधपुर जरूर ऐड करोगे। तो जोधपुर नहीं, सीमा फलोदी की सीमा हमारे यहाँ लग रही है, तो यहाँ पर फलोदी का नाम ध्यान रखना है आपको। तो बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बाड़मेर और फलोदी, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पर इनकी किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराया जाएगा और आसानी से ये अपना जीवन यापन कर सकें, इस तरीके की सुविधा सरकार द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, वन महोत्सव का शुभारंभ किया है और ये शुभारंभ सीएम ने चंदन के वन लगाकर किया है। किसके वन? चंदन वन। और पहला ही ये चरण चला है। इस पहले चरण में ही उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 4 जगह पर चंदन के वन जो हैं वो लगाए जाएंगे। और 4 चंदन वन से, ये आपको दिख रहा होगा, 4 चंदन वन विकसित किए जाएंगे जो भविष्य में पूरे देश के लिए अनुकरणीय पहल बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ जब सीएम का स्वागत किया गया तो झाडोल उदयपुर में सीएम का स्वागत किया गया है और यहाँ पर वालर नृत्य द्वारा इनका स्वागत हुआ है। तो 3-4 पॉइंट निकल चुके हैं कि पहला चरण है वन महोत्सव, चंदन का वृक्ष लगाया, चंदन के वन लगेंगे, 4 जगह लगेंगे, उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा और प्रतापनगर में। जब सीएम वहाँ गए झाडोल उदयपुर, तो वहाँ पर वालर नृत्य करके उनका स्वागत किया गया। और यहाँ पर ही मुख्यमंत्री ने दूध तलाई उदयपुर में वन परिक्षेत्र में 33 करोड़ रुपए की लागत की चंदन वन परियोजना का पौधारोपण का शुभारंभ किया है। प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा में चंदन वन लगाए जाएंगे। ठीक है, कैटरकॉन इंडिया शुरू हुआ है, 1000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए एमओयू हुआ है। ये जयपुर में शुरू हुआ है। इसमें अलग अलग विजय उद्योग, अत्याधुनिक कमर्शियल किचन प्रदर्शित, अलग अलग तरीके के यहाँ पर कैटरिंग, फूड सर्विस, किचन उपकरण, फूड प्रोसेसिंग, तकनीक, पैकेजिंग, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के यहाँ उद्योगपतियों ने अपना अपना प्रदर्शन किया है। और ये यहाँ से पॉइंट निकल सकता है कि कैटरिंग एवं फूड सर्विस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू किए गए हैं और प्रदर्शनी में 500 से अधिक प्रदर्शकों के आधुनिक किचन उपकरण
फूड प्रोसेसिंग तकनीक, पैकेजिंग और समाधान और अन्य उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। FAIC के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र सोमानी ने कहा कि अधिवेशन से भारतीय कैटरिंग उद्योग के विकास का रास्ता खुलेगा। इस तरीके की ये एक सम्मेलन हुआ है जहाँ पर 18 राज्यों के उत्कृष्ट कैटरर्स को सम्मानित किया गया है। जो 3 दिन से 31 तारीख से शुरुआत जो हुई है 3 दिवसीय कॉमनवेल्थ पीस मेडिसिन कॉन्फ्रेंस की, उसका दूसरा दिन था और उसमें मध्यस्थता की बात कही है। CGI ने कहा कि अंतिम युद्ध से नहीं, मध्यस्थता से भी महत्व दिया गया है मध्यस्थता को। और यहाँ इन्होंने महाभारत और रामायण का उदाहरण दिया और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी और महात्मा गांधी तक सभी ने मध्यस्थता को महत्व दिया है। इससे विवाद का समाधान होने के साथ ही रिश्ते भी सुरक्षित बने रहते हैं। वहीं न्याय में देरी, नागरिक की पीड़ा और माँ मध्यस्थता का पहला उदाहरण। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। वहीं रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की नई पहल है। हर जिले में सूरज वाला गांव, 41 गांव होंगे मॉडल सौर ग्राम। यहाँ पर बात जयपुर चल रही है, ये केंद्र की पहल है, केंद्र द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और राजस्थान के 41 गांव होंगे, जैसे 41 जिलों से एक एक गांव लिया जाएगा और अलग अलग राज्यों में भी इसी तरीके से गाँव का सिलेक्शन होगा। वहीं रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देकर बिजली खर्च कम करना, पारंपरिक ऊर्जा को निर्भरता घटाना और स्वच्छ ऊर्जा को ग्रामीण तक पहुंचाना है। योजना का तहत चयन प्रत्येक मॉडल और ग्राम के समग्र विकास के लिए किया जाएगा। प्रति गांव 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और वित्तीय सहायता, और पंचायतों और स्थानीय निकायों को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए 1000 रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। वहीं सामान्य राज्यों में तो 5000 से अधिक आबादी वाले राजस्व क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर लद्दाख द्वीप समूह में 2000 से अधिक आबादी वाले गांव पात्र माने जाएंगे। इस तरीके से सोलर है ना, इसका नाम आपको याद रखना है, मॉडल सौर ग्राम और सूरज वाला गांव, ये आपको याद रखना है। और पहली बार रावतभाटा की 6 परमाणु इकाइयाँ एक साथ चालू हुई। 1780 मेगावाट बिजली उत्पादन, मतलब एक साथ जो 6 परमाणु इकाई हैं वो एक साथ चालू की गई है यहाँ पर। और कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी? 1780। हर दिन यहाँ 4.27 करोड़ यूनिट उत्पादन की क्षमता है। नेक्स्ट, गिटहब और बीट चैट आखिर क्यों चर्चा में है? ये अब आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ आपसे जहाँ पर भी कंप्यूटर से संबंधित सिलेबस में पॉइंट हैं वहाँ आपके लिए ये रिलेटेड है। गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक जो है मैसेजिंग ऐप है। यहाँ पर दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ अभी, उसके बीच इंटरनेट पाबंदियों के बीच इस ऐप का इस्तेमाल हुआ। ऐसे में सरकार ने गिटहब से उन रिपोजिटरीज को हटाने के लिए कहा है जिसमें बीट चैट होस्ट किया गया हो। कहा गया कि सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। ठीक है, तो ये जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गिटहब, और दूसरा है जो बीट चैट, ये मैसेज भेजने के लिए है, मैसेजिंग ऐप है। वहीं कांगो में इबोला, अब ये इबोला जो है बीमारी वायरस से, हमने कल भी फंगस वाली बात की है, साइंस में आपके हैं वायरस और बैक्टीरिया से संबंधित रोग। तो इबोला जो है एक वायरस है, वायरस द्वारा ये इसका प्रकोप फैलता है, ये रोग फैलता है और अभी कांगो में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप फैल रहा है। वहीं एक माह में 35 विद्युत रेल इंजनों का रिकॉर्ड निर्माण। यहाँ ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है न्यूज़, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कहीं बाय चांस क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको वाराणसी और वाराणसी का बरेका, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक महीने में रेल इंजनों का निर्माण किया गया है।
अगर इसकी जगह कपूरथला दे देंगे तो आप कपूरथला आंसर कर दोगे। तो कपूरथला न करके आपको बरेका वाराणसी आंसर करना है। वहीं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो कल हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि 83 साल पहले भी मानव की खोज की गई, और आज की न्यूज़ में ये है कि वहाँ पर मानव उनकी थाली जो थी, मतलब भोजन वो जो कर रहे थे, उस भोजन में धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मतलब उनका भोजन जो था उस समय वो धान का उपयोग करते थे। तो यही हमारी क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और इस क्लास के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।